जय हिंद। मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज से बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो विज्ञान का एक शाखा के अंतर्गत आता है। और इसमें हम लोग जैव प्रक्रम में पहले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बनाना प्रारंभ करेंगे। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम से संबंधित पोषण का एक टॉपिक लिए हुए हैं। उसके अंतर्गत हम लोग उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न ये समझते हैं कि आज का हम लोग का प्रश्न जो है क्या है। तो हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें सजीव के मुख्य लक्षण हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि इसमें सजीव के मुख्य लक्षण हैं कौन। पहला ऑप्शन है स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब वाला एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। दूसरा है श्वसन। तीसरा है पोषण और चौथा है सभी। यानी कि जो सजीव है, सजीव के मुख्य लक्षण कौन से हैं, इस 4 ऑप्शन में हम लोगों को बताना है। तो सजीव जो होते हैं उनमें स्थानांतरण का भी गुण पाया जाता है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वह पोषण भी करते हैं। अगला पॉइंट कि वो शोषण भी कर सकते हैं, वो उत्सर्जन भी करते हैं और वह आवाज़ भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इस ऑप्शन में सबसे मुख्य ऑप्शन क्या है कि सजीव के अंतर्गत आ सकता है। तो स्थानांतरण हो सकता है लेकिन ये मुख्य लक्षण नहीं है। पोषण भी हो सकता है लेकिन ये भी मुख्य लक्षण नहीं है। इसमें क्या आएगा कि श्वसन जो है, यदि कोई सजीव श्वसन न करे, यानी कि कोई भी सजीव हो और उसमें श्वसन न पाया जाए तो वो उस तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सजीव के मुख्य लक्षण में श्वसन आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि इनमें सजीव के मुख्य लक्षण हैं तो श्वसन। ऐसा भी हो सकता है कि स्थानांतरण भी होता है, पोषण भी होता है, लेकिन इस तीनों प्रश्न में सबसे बेस्ट श्वसन है, इसलिए हमने इसमें श्वसन लगाए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के किस भाग में सारे गुण विद्यमान रहते हैं। यानी कि कोशिका जो होती है, कोशिका के किस भाग में सारे गुण विद्यमान रहते हैं। यानी कि कोई भी जीव होती है वह छोटी यूनिट कोशिका से मिलकर बनी होती है और कोशिका में जो होता है अनेक प्रकार के अंगक पाए जाते हैं और उस अंगक जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। जैसे वे मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम ये सब जो है यह उसमें अंगक काम करते हैं। तो इसमें है कि किस भाग में सारे गुण विद्यमान रहते हैं। पहला है राइबोसोम, दूसरा है जीवद्रव्य, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है लाइसोसोम। तो जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर जो सारे अवयव पाए जाते हैं उसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य के अंदर ही सारे जो अंगक होते हैं वो उपस्थित होते हैं। यानी यदि सबसे पहले कोशिका बने और कोशिका में जीव द्रव्य न हो तो उस जीव का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका के जीव द्रव्य में सारे गुण विद्यमान होते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य। ठीक है, यानी कोशिका के किस भाग में सारे गुण विद्यमान होते हैं, तो जीव द्रव्य में। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि राइबोसोम है, एक है
एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है लाइसोसोम। इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसे हम लोग कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में यहीं पर भोजन का निर्माण होता है या ऊर्जा कह सकते हैं। लाइसोसोम जो होता है इसे हम लोग आत्मघाती गैस भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जीवों का अनुरक्षण क्या कहलाता है? जीवों का अनुरक्षण क्या कहलाता है? पहला है जैव प्रक्रम, दूसरा है श्वसन, सी है उत्सर्जन और डी है पोषण। दोस्तों, कोई भी जीव होती है तो उस जीव को जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि यदि कोई जीव है तो उसे पोषण करना पड़ता है, पोषण करता है तो उसमें क्या होता है कि परिवहन भी पाया जाता है, परिवहन के साथ उत्सर्जन भी होता है, उत्सर्जन के साथ कहा जाए तो अन्य प्रकार के कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, जिससे चलते उस जीव का अस्तित्व बना रहता है और वह आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीवों का अनुरक्षण क्या कहलाता है? तो श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, जैव प्रक्रम, ये तीनों तो होगा। श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, पोषण भी होता है, लेकिन इस सब का व्यापक रूप जो होता है इसके अंतर्गत आ जाता है जैव प्रक्रम में ही। यानी कि यहाँ पर हम लोग के लिए जो जैव प्रक्रम है इसके अंतर्गत हम लोग जा सकते हैं। यानी कि जीवों का अनुरक्षण क्या कहलाता है? तो जैव प्रक्रम कहलाता है। श्वसन, श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव ऑक्सीजन को ग्रहण कर कर, यदि कोई जीव हो पादप को छोड़कर, यदि कोई जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं उससे अभिक्रिया कर जो भी ऊर्जा का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है शरीर से बाहर निकाल लेता है। यानी कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को शरीर में लेना तथा जो पोषक तत्व ग्रहण किया हुआ है उसके साथ ये अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है? तो ग्लूकोज और CO2 बनाता है। तो उससे वह क्या होता है? CO2 बाहर निकल जाता है। यानी कि ऑक्सीजन के आने तक और CO2 के जाने तक ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो श्वसन में होती है। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या है? यानी कि हमारे शरीर में या कोई भी जीव हो उस जीव में पोषण के प्रक्रिया के फलस्वरूप होता क्या है कि इसमें हानिकारक पदार्थ बनते हैं। जो हानिकारक पदार्थ जो होते हैं शरीर के जिन जिन अंगों से बाहर निकाल दिया जाता है उन्हें हम लोग उत्सर्जन के अंतर्गत रखते हैं। और पोषण, पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। यानी कि पोषण जो है वो भोजन एक प्रकार का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें स्वपोषी कौन होते हैं? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं। जो पोषण के प्रकार होते हैं, जो पोषण के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी जबकि दूसरा होता है परपोषी। यानी स्वपोषी हम लोग उस प्रकार के जीव को कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित हो, और जिस जीव में क्लोरोफिल उपस्थित होता है वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, यानी बना लेता है और उसका उपयोग कर लेता है। लेकिन जो परपोषी होते हैं वह स्वपोषी पर ही निर्भर होते हैं। तो स्वपोषी कौन होते हैं? मनुष्य। तो मनुष्य दूसरे पर
आश्रित रहता है, इसलिए यह स्वपोषी नहीं होगा। ये किस में जाएगा तब? तो परपोषी में जाएगा। अमरबेल ये भी दूसरे पर आश्रित रहते हैं तथा यहाँ पर है सभी हरे पेड़ पौधे, यानी कि जो हमारे वातावरण में जितने भी सभी हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वे किस में आते हैं? तो स्वपोषी में आते हैं, क्योंकि इनके लिए हम लोग भोजन नहीं देते हैं, ये स्वयं ही अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना लेते हैं, जिससे वह ग्रहण कर अपने क्या करते हैं? तो अपने शरीर को विकसित और विकास करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी हरे पेड़ पौधे। क्या हो जाएगा? सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं किसका उदाहरण है? तो स्वपोषी का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण से किसका निर्माण होता है? तो बच्चों होता क्या है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी कि सूर्य की प्रकाश उपस्थिति न हो तो प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उस स्थान पर होता है जहाँ पर पेड़ पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। ठीक है। अब बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण से किसका निर्माण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ से जल तथा खनिज लवण को ग्रहण कर पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जो जाइलम उत्तक से होता है। होता क्या है कि पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और वातावरण से CO2 ले लिया और जल और खनिज लवण जड़ से ले लिया। तो होगा क्या कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसे, ऑक्सीजन तथा जल बनता है। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से किसका निर्माण होता है? तो हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से किसका निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यानी कि इससे हम लोग रासायनिक सूत्र कहें तो C6H12O6 होता है और प्रोटीन और वसा का निर्माण इसमें नहीं होता है। इसमें एक प्रश्न आता है कि पेड़ पौधे में जो होता है उत्पन्न हो गया कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो भोजन बन जाता है तो शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सुक्रोज का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वह सुक्रोज बनकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, लेकिन यदि कह दिया जाए कि इसमें अत्यधिक ऊर्जा बन जाए, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान यदि अधिक ऊर्जा बन जाए तो होता क्या है कि यह अपने ऊर्जा को कहीं ना कहीं संचित कर देता है, यानी कि स्टोर कर देता है। तो यह स्टोर जो होता है पेड़ पौधों में जड़ों में पाया जाता है और जड़ों में जो स्टोर होता है वह स्टार्च के रूप में होता है। यानी भोजन का निर्माण कार्बोहाइड्रेट में, भोजन जो ऊर्जा बना है सुक्रोज वह परिवहन के रूप में होता है, जबकि बना हुआ अधिक ऊर्जा कहाँ स्टोर होता है? तो जड़ों में, और वह किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। तो हम लोग अभी तक 5 प्रश्नों को कवर किए हैं। अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 है कि गोबर छत्ता में पोषण जो होता है वो कैसी पाई जाती है? यानी कि जो गोबर छत्ता होता है वो अपने को पोषण कैसे ग्रहण करता है? जो पोषण हम लोगों ने पढ़ा है कि वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। और परपोषी जो होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं।
एक बोला जाता है मृतजीवी, दूसरा बोला जाता है प्राणी संभोजी, जबकि तीसरा होता है परजीवी। यानी कि गोबर छत्ता जो है एक प्रकार का जीव है जो जो मरे हुए यानी कि सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन को अवशोषित करता है। यानी कि यह किस रूप में ग्रहण करता है, ठोस पूछे कि तरल पूछे कि गैस रूप में, तो यहाँ पर जो होता है गोबर छत्ता यह मरे हुए या सड़े हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन को अपघटित कर प्राप्त करता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि गोबर छत्ता जो है एक प्रकार का मृत जीवी होता है। यानी पहला ऑप्शन है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी और तीसरा है स्वपोषी। तो हम लोग इसमें किस में लगाएं, तो आंसर हो जाएगा मृत जीवी। यानी गोबर छत्ता जो है एक प्रकार का मृत जीवी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में गैसों का यानी गैसों का आदान प्रदान कैसा होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं श्वसन करते हैं, वो जो होते हैं अपने शरीर के किस भाग से श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहला ए जड़, बी रंध्रों से, सी वात्र रंध्रों से, डी इन सभी से। पहला है जड़, दूसरा है रंध्रों से, तीसरा है वात्र रंध्र से और डी है सभी। तो हम लोग अक्सर जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं अपने पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा जो होते हैं, जिन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं, जिसकी सहायता से वह श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। यानी कि CO2 को ग्रहण करते हैं जबकि ऑक्सीजन को त्याग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वह जड़ से भी CO2 को ग्रहण करते हैं। यानी कि यदि कोई पूछे रंध्रों के अलावा और किस किस चीज़ से पेड़ पौधे अपने श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, तो जड़ से भी करते हैं। वात्र रंध्र का मतलब होता है कि छिलकाएँ जो होती है उसमें जो परत जो होती है उसमें पाया जाता है, यानी कि पुरानी जो होती है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जड़ से भी, रंध्रों से भी और अवात्र रंध्रों से भी। यदि किसी प्रश्न में आपको केवल ये दिखे रंध्रों से, तो वहाँ पर हम लोग इसे चुनेंगे। लेकिन यदि ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जड़ भी, रंध्र भी और वात्र रंध्र भी, तो इस स्थिति में यानी कि इस परिस्थिति में हम लोग इस तीनों को हम लोग सफल कराएंगे। यानी कि जड़ में भी, रंध्रों से भी और वात्र रंध्रों से भी। यानी इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि इनमें से सभी के द्वारा जो होता है पेड़ पौधा गैसों का आदान प्रदान करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की पौधों में प्रक्रिया जो होती है वह पौधे के किस अंग से संपन्न कराई जाती है। पहला है क्लोरोफिल, बी है जड़, सी है फल, डी है फूल। यानी कि हम लोग जानते हैं कि वैसे पौधे जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो होते हैं अक्सर पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं। यानी कि जिस पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए, यानी कि प्रकाश को ऑब्जर्व करने के लिए पेड़ पौधों में क्लोरोफिल का होना अनिवार्य होता है। यानी कि इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरोफिल इस प्रश्न का हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। यानी कि जड़ से हमें कोई मतलब नहीं, फल से भी कोई मतलब नहीं और फूल से भी कोई मतलब नहीं। हमें तो क्या चाहिए, बस क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल जहाँ पर उपस्थित रहेगा वहाँ पर प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है और वहाँ पर अपने भोजन को बनाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत, दांत की सबसे ऊपरी परत, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत हो कौन है, कौन कहलाता है कहते हैं? तो पहला है शिखर, बी नंबर है जड़, सी है इनामेल और डी है एपिग्लोटिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि पाचन के तंत्र में जो जीवों के दांत होते हैं वह भोजन को तोड़ने, चबाने या पीसने में कारगर सिद्ध होते हैं, यानी कि उनका यह कार्य होता है। और उस दांत में हम लोग पढ़ते हैं कि दांत जो होता है मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ होता है। तो होता क्या है कि दांत का जो धंसा हुआ भाग होता है उसे हम लोग जड़ कहते हैं, जबकि ऊपरे वाला भाग जो होता है, ऊपरा वाला भाग यानी कि ये वाला भाग, उसे हम लोग शिखर कहते हैं। तो क्या होता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे हम लोग शिखर तो नहीं कहते हैं, क्योंकि दांत का ये वाला भाग जो होता है शिखर, जड़ जो होता है मसूड़ा में धंसा हुआ होता है। इनामेल सबसे ऊपरी परत जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इनामेल होता है। इस इनामेल के चलते ही हम लोग का दांत जो होता है बहुत ही मजबूत होता है तथा दांत को चमकीला प्रदान भी यही कराता है, जिसके चलते हम लोग का दांत जो होता है चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और आज का लास्ट प्रश्न, लार ग्रंथि कौन सा है? पहला है यकृत, आंत और पैरोटिड। तो हम लोग लार ग्रंथि 3 जोड़ी पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा आता है सबलिंगुअल ग्रंथि और तीसरा आता है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। देखा जाए कि इसमें कौन सा ग्रंथि है लार के अंतर्गत? पहला है यकृत, यकृत नहीं होगा। दूसरा है आंत, ये भी नहीं होगा। तीसरा है पैरोटिड। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लार जो 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है इसके अंतर्गत पैरोटिड पाई जाती है। इस तरह हम लोगों ने आज की क्लास में लगभग 10 प्रश्नों को कवर कर लिया है। इससे ही हम लोग करते करते पोषण के सभी प्रश्नों को करेंगे। इससे हम जो जितना भी इसमें प्रश्न आप लोग के सामने बताया जा रहा है यह परीक्षा में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।